बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहार की, मैं तो कहूँगा सुबह के साथ हम खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। बहुत ही मज़े की धूप, धीमी धीमी हल्की हल्की हवा जो हल्की सी खुनकी के साथ आती है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और उम्मीद है कि हमारा जो मौसम है बाकी भी सियासी हो या किसी और तरह का हो, वो भी उम्मीदों से भरा हुआ होगा। जैसे ये फरवरी का महीना है, मार्च अलबत्ता के बारे में वो जो शेक्सपियर की लाइन है आइड्स ऑफ मार्च वाली, कि उससे बच के रहना चाहिए, मैकबेथ ड्रामे में आता है। तो वो मार्च के मौसम के हवाले से बड़ी खबरें गर्मा गर्म है। मेरे ख्याल में उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हरमीत का रुख करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। एंड बहुत अच्छी बात रूस साहब ने की कि बिल्कुल मौसम बदल रहा है और कमाल की धूप है, बड़े मज़े की धूप है। और यहाँ पे तो ठंडी हल्की फुल्की है। ठंडी इसलिए क्योंकि मरी करीब है, तो वहाँ से जो हवाएं चल के हमारे मेहमान बन के आती हैं, तो हल्की फुल्की ठंडक जो महसूस होती है। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत है और दिल करता है कि बंदा ये जो मग है उठा के बैठे धूप में, थोड़ा सा धूप को सीखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब हम क्या करें, हम तो बैठे इधर ही हैं स्टूडियो में, बाहर कुछ लोग जो हैं वो मजा ले रहे हैं धूप का। कोई बात नहीं, आपके पास अभी टाइम होगा। 12 बजे के बाद आप हाथ में एक चाय या कॉफी का कप पकड़ना और बाहर जाके, लेकिन 12 बजे से पहले ये जो 10 बजे का वक्त होता है, ये बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ, बिल्कुल। कोई बात नहीं, सैटरडे एंड संडे बहुत करीब बस हैं और आने वाले हैं, सो उस पर भी ये चीज एंजॉय की जा सकती है अगर तब भी मौसम ऐसा ही हो। बिल्कुल। बट एनीवेज, टॉप स्टोरीज शेयर करने से पहले जरा कल जो पूरा दिन गहमा गहमी और गर्मा गर्मी चलती रही, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले। सबसे पहले फैसल वावडा साहब की नाहली को डिस्कस कर लेते हैं। नाहल करार दे दिए गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक रखते तो हैं, बट ओवरऑल जो कल से बातें चल रही हैं वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एहतसाब का नारा लगाकर उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, बट उनको ये चाहिए था कि जो 2.5-3 साल इस तमाम तर फैसले में लगा, ये इतना डिले क्यों हुआ। और उनको चाहिए था कि वो फैसल वावडा साहब के लिए हालात ऐसे पैदा करते या उनको एटलीस्ट मजबूर करते, बिकॉज सारे हकाइक उनके सामने थे, उनके नॉलेज में थे, कि वो खुद अपनी पार्टी रुकनीत से एटलीस्ट दस्तबरदार हो जाते। सो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ा है। गो कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक रखते हैं, बट इमरान खान की क्रेडिबिलिटी और जो वो नारे लगाया करते थे उस पर बहुत से सवालात इस वक्त खड़े हो। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे बहुत से सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कल उन्होंने फिर एक तकरीर करते हुए कहा कि सारे चोर और लुटेरे डाकू जो हैं वो मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए। जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप और आपके सारे साथी बिल्कुल क्लीन है, मिस्टर क्लीन है। लेकिन फैसल वावडा केस ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया है। इस बात के बारे में जो खबरें चलती थी कि इमरान की कैबिनेट में भी, इमरान के इर्द गिर्द भी बहुत से कार्टेल ऐसे हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं। कभी चीनी की बात आती है, कभी आटा की बात आती है, कभी दूसरे माफियाज की बात आती है। फैसल वावडा के हवाले से बहुत बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, और वो बदनामी जो है वो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो एक और चीज़ है। वो बदनामी के साथ पीटीआई के लिए एक और तरह की भी शिकस्त है, और वो ये है कि जब कौमी असम्बली की नशस्त फैसल वावडा ने खाली की थी तो उस नशस्त के ऊपर पीपल्स पार्टी जीत गई थी, और अब सेनेट की ये नशस्त खाली हुई है, तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। पीटीआई को ये सीट लूज़ करनी पड़ेगी। पीटीआई की सेनेट में हम देख रहे हैं कि पहली अक्सरियत कम है, उनकी कमी है, उनके मुकाबले में अपोजिशन ज़्यादा है। एक वोट के फ़र्क से सिर्फ पीछे जो ये स्टेट बैंक का बिल था वो पास हुआ था। तो एक एक वोट इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक वोट कीमती होता है। तो इस हवाले से ज़रा हरमीत को भी ले लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हरमीत। बिल्कुल रोज साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तो हो गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक विकेट जो है आपकी गिर गई, एक विकेट चली गई है, ज़ाहिर बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप केस को जो है बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो जिसकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है वो भी ये डट के खड़ा था कि भाई बिल्कुल जो रियलिटी पे सारी चीज़ें मबनी है। फैसल वाडा साहब के अपना मौक़िफ़ यही था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की।
तो मेरे ख्याल में एक तो यहाँ पे केसेस का जो मसला है, प्रॉब्लम ये होती है कि चाहे अदालतों में आप जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में आप जाते हैं, आपका केस लगता है, वहाँ पे कभी वकील जो है वो हाजिर नहीं होता, कभी आप जो है हाजिर नहीं होते, तो उसमें वक्त इतना गुजर जाता है और कुछ चीज़ें और भी होती हैं, सिर्फ एक केस नहीं होता, बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको देखना पड़ता है और उसी वजह से चीज़ें जो है डिले होती हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि खान साहब वो करप्शन और चोर डाकू और वो जो मामला फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे हमारी जिन लोगों के साथ राब्ता होती है, जिन जो हमारे ज़राए जो हमें बताते रहते हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि बहुत सारे स्कैंडल जो है पीटीआई की भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, तो फिर आप कैसे किस मुंह से कहेंगे कि भाई हम बड़े साफ सुथरे थे और क्लीन थे और ये डाकू चोर थे। तो बहुत सारे केसेस जो इनके ऊपर भी है, बट बहरहाल अब देखना ये कि अभी तो इख्तिदार है, जब इख्तिदार की कुर्सी से उतरेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत से सवालिया निशान भी क्रेडिबिलिटी पर उठ रहे हैं। हम आने वाले शोज में भी इस चीज को कवर करते रहेंगे। अभी हम आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ रखते हैं, डेली डोज के साथ आगाज करेंगे, उसके बाद तीसरी कराची मैराथन रेस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स का ऐलान किया गया है, ये भी आज हम शामिल करेंगे टॉपिक। इसके साथ साथ शहरियों की सहूलत के लिए पीएसएल का रूट प्लान, आज से मैचेस का आगाज, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कोविड की वजह से बहुत सी जो स्किन की बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, ये भी आज हमने बहुत अहम टॉपिक है, इसको डिस्कस करना है। अर्तुगरुल की कामयाबी के बाद पीटीवी का सुल्तान अब्दुल हमीद की कहानी दिखाने का ऐलान, और साथ ही साथ टर्किश ड्रामास के बाद मूवीज भी अब सिनेमा घरों की जीनत बनेंगी। ये दोनों टॉपिक बहुत अहम टॉपिक हैं, इसको भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ दालें देखने में खूबसूरत, खाने में मज़ेदार, और आज दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अफादियत क्या है, और बिकॉज इसके बारे में कहा जाता है हाई प्रोटीन डाइट है, जो लोग मीट को अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑल्टरनेटिव के तौर पर पल्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहरहाल अफादियत और ओवरऑल बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगी, और इसके अलावा खुसूसी पैकेजेस भी आज शो में हमारे पास होंगे। डेली डोज के साथ आगाज करते हैं, और डेली डोज में जो हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि ख़वातीन आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी काबिलियत का लोहा भी बनवा रही हैं। वहीं पर सऊदी अरब का जो विजन 2030 है, जो कि शाह सलमान का बेसिकली विजन है, इसके तहत बहुत सी हमने तब्दीलियां देखी, और इन तब्दीलियों के साथ साथ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है। ड्राइविंग चलाने का मतलब उनको हक हासिल है, ड्राइविंग करने का, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहरहाल अभी फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 62 कारोबारी शख्सियात के हवाले से जो कि ख़वातीन हैं, इनमें 4 सऊदी ख़वातीन शामिल हैं। खुशाइन बात है, अप्रिशिएबल है। बिल्कुल। सारा सहमी मुल्क के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर सऊदी टेलीकॉम की बोर्ड मेंबर हैं, वो हेड कर रही हैं, इसको सबसे आगे हैं, और बड़े खुश आइंद है इस हवाले से कि कहाँ बिल्कुल एक मुआशरा ऐसा जिसके ऊपर इल्ज़ाम आता था कि बहुत बैकवर्ड मुआशरा है, वहाँ पे औरतों को काम करने की सहूलत नहीं है, पूरी दुनिया इस हवाले से उनको तनकीद का निशाना बनाती थी। तो वहाँ मॉडर्न अप्रोच के साथ जिस वक्त ये सारा कुछ होना शुरू हुआ है, तो 4 ख़वातीन ने इस लिस्ट में जो फोर्ब्स की इन्फ्लुएंशियल अमीर ख़वातीन है उसमें अपनी जगह बनाई हुई है, और बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके नाम आते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की जो सदारत करने वाली पहली सऊदी खातून है सारा सहमी, इनका नाम है। मशरक़ औसत की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है जिसकी ये सदर हैं, इन्होंने अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल जी हरमीत, बिल्कुल बहुत बहुत कमाल किया है। मैं तो ये समझता हूँ कि रूसम अगर हम देखें जो जो मुल्क खुशहाल है वहाँ पे ख़वातीन जिस तरह मर्दों के बराबरी में काम कर रही हैं, और आगे हर डिपार्टमेंट में उनका अपना एक नाम है और उनका काम है जिसकी वजह से वो पहचानी जाती हैं। और सऊदी अरब ने भी ये इक़दाम जो उठाया है तो उसमें हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की जानिब से भी ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि अब जो पिछले महीने जो खबर आई थी सऊदी अरब से कि अब जहाँ पे ख़वातीन जो है वो अगर जॉब के लिए अप्लाई करती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रीफर उनको दिया जाए, तरजीह उनको दी जाए, और वही हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ख़वातीन भी अपने मुल्क की खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उसी तरह काम कर रही हैं जितना वहाँ के मर्द हजरात हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ ही अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इस तरह से है कि पीएसएल का जो सेकंड फेज आज लाहौर में मैचेस का आगाज हो जाएगा, बट ये जो थोड़ा सा ब्रेक इस दौरान आया कराची और लाहौर के, लाइक कराची से मैचेस ने मुंतकिल होना था लाहौर, सो जो एक गैप थोड़ा सा आया, छोटा सा ब्रेक था, इसमें जीबी से एक हमारे पास वीडियो आई है, और आजकल वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खासी मकबूल हो रही है। इसमें कुछ बच्चे बेसिकली दिखाए
दिखाए गए हैं जो कि LBW की अपील कर रहे हैं, और इसके बाद ये जो बच्चे हैं रिव्यू की बाकायदा तौर पर एक्टिंग कर रहे हैं, और इनका जो मासूमाना अंदाज है उसको लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्यों रऊफ साहब, आप भी देखें बहुत कमाल। मैंने इसको कल देखा था मैंने इसको, और मैंने बहुत एंजॉय किया। यानी पूरे का पूरा वो जो रिव्यू होता है, रिव्यू लेने का तरीक़ेकार, रिव्यू लेने के लिए अंपायर जिस तरीके से इशारा करते हैं, अच्छा फिर उसके बाद जब 3-3 4-4 दफ़ा दिखाया जाता है रिव्यू के बाद वीडियो को कि मतलब कहीं नो बॉल तो नहीं है, लाइन के ऊपर पैर आया कि नहीं आया, उससे लेके फिर वो जो DRS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसका पूरा वो कि बॉल लग के किधर गई थी और क्या वो विकेटों में लग रही थी या नहीं लग रही थी। बहुत ही शानदार एक्टिंग की हुई है, इतनी बच्चों ने मासूमाना अंदाज में बनाया है कि बहुत मजे की है। हाँ, आपने भी देख लिया हरमीत? साहब अगर देखें तो बड़ा मजा ही आ रहा है, बल्कि ऐसे बचपन में कई स्टोरी, क्योंकि जाहिर बात है जब आप टेलीविजन देखते हैं और क्रिकेट या इस तरह की चीजें, तो बड़ा मन करता है कि ये सारी चीजें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बंदा करे। तो बच्चों को देख के बड़ी वो हो रही है कि अपना बचपन अभी याद आ गया कि कभी जब क्रिकेट नई आई थी हमारे गांव में, क्रिकेट तो नहीं आई थी लेकिन हमारे गांव में टेलीविजन नया आया था, तो तब उसको कॉपी करके हम वही काम करते थे जो ये बच्चे कर रहे हैं। तो वही चीज आपको अपना बचपन ही याद आ जाता है। और बड़े मासूमाना जिस तरह आपने लफ्ज इस्तेमाल किए कि वो मासूमियत उनके चेहरों पर, और उसके बाद वो जिस तरह पूरा प्रॉपर वही तरीकाकार उन्होंने अपनाया है, तो बड़े मजे की वीडियो है ना? इस तरह की बड़ी वो पिछले दिनों जैसे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि वो बगैर ड्रम्स वगैरह के, बगैर म्यूजिक के वो बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा उसका हुआ। हिंदुस्तान से लोगों ने क्लेम किया, अनुपम खेर ने, कि ये हमारी, हमने भी दिखाई थी वो भी, और वो शहजाद रॉय ने फिर उन बच्चों को सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के दिए, वो भी बड़ी वायरल हुई थी। उसमें भी पूरी एक्टिंग थी बच्चों की, किस तरह से ड्रम वो बजाते हैं, किस तरह से वो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। ये भी DRS टेक्नोलॉजी और उसके साथ रिव्यू लेने के बाद पूरे बॉल की मूवमेंट सारी वो जो है हाथों के इशारों से, एक्टिंग से उसको बताना बहुत कमाल है भाई, बहुत कमाल है। बिल्कुल ठीक। अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और अगली स्टोरी भी एक इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी है, और हम अक्सर इस तरह की स्टोरीज भी शेयर करते रहते हैं। हरमीत, हम बहुत दफ़ा देखते हैं बहुत से लोग बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, और जब वो अपने किसी भी करियर का या अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने लगते हैं तो उस टाइम पर उनको वो पज़िराई नहीं मिल रही होती, उनको लोग उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बट ऑल ऑफ अ सडन, मतलब नॉट ऑल ऑफ अ सडन बट बेबी स्टेप्स के साथ जब वो एक बड़े लेवल पर पहुंचते हैं, सो फिर पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही होती है, उनकी मोहतरफ हो जाती है, और वो लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं जो सबसे पहले मतलब बिगिनिंग में आपके बहुत बड़े क्रिटिक्स पहले आप पे तनकीद करते हैं। बिल्कुल हाँ, यही बात। so, अभी हम स्टोरी जो शेयर करने वाले हैं, लियारी का हम अक्सर जिक्र करते हैं, और लियारी में बहुत टैलेंट है, फुटबॉल के हवाले से भी है, बॉक्सिंग के हवाले से भी है, आर्ट के हवाले से, मौसीकी के हवाले से। सो लियारी का टैलेंट कैफी खलील बहुत ही छोटे घर से और घर के एक स्टूडियो से इन्होंने अपना गाने बजाने का आगाज़ किया, और नाउ अगर हम देखें तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि कोक स्टूडियो है, पाकिस्तान में तो जाना माना प्लेटफॉर्म, बट इंटरनेशनली भी इसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। इस तक पहुंचे, और उनकी ये जो जर्नी है एक सक्सेसफुल जर्नी है जिसको अब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो स्टोरी इस हवाले से आप देखें हरमीत, हमारे लिए भी लेसन है कि अपनी तमाम तर मेहनत और स्किल्स को बरूए कार लाएं, और उसका जो रिजल्ट है वो कुदरत पर छोड़ दें, और फिर आपको अपना वो क्या कहते हैं उसका रिवॉर्ड जरूर। बलोची ज़बान में इन्होंने ये परफॉर्म किया, और बलोची ज़बान आपको मालूम है लियारी में चूँकि बलोची रहते हैं सारे, हाँ। और वो बलोच जो हैं वो वहाँ रहते हुए अपनी ज़बान, अपनी सकाफत को वो पूरा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में चल के गाना ज़रा सुनाते हैं पहले गाना, फिर हमने पहले भी दिखाया हुआ है मेरे ख्याल में, लेकिन यह है कि अभी दोबारा आपको सुनाते हैं कैफी खलील का ये गाना जो हमने अभी आपको बताया कि लियारी के एक छोटे से गाँव, छोटे से घर से, स्टूडियो से उन्होंने शुरू किया और फिर ये कोक स्टूडियो तक पहुँचे। आइए चल के पहले गाना देखते हैं। वेरी नाइस, कितना मजे का है ना। बिल्कुल, बीट बहुत अच्छी। और अभी अपनी बलोची जुबान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके भी एम्बेसडर हैं, और साथ ही साथ अपने एरिया के भी एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। एक्चुअली हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर रह गया है। सो रोबोट्स का हम अक्सर जिक्र करते हैं। सो अब विंटर ओलंपिक्स को अगर हम देखें, सो यहाँ पर जितना भी फूड सर्व किया जाएगा उसमें रोबोट से सर्विसेज ली जाएंगी, भले वो फिर आपके चाइनीज़ फूड हो, डम्पलिंग्स हो, जापानीज़ हो, कुछ भी हो। सो अब ये जो तमाम तर खदमात हैं ये रोबोट से इंसानों तक पहुंचेगी। हरमीत,
हाँ देखिए, हर चीज़ में रोबोट इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि असलम भाई जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, अगर वो तंग आ गए, वैसे तो तंग तो बहुत आ गए होंगे हम तीनों से, तो कहीं ना ऐसा ना हो कि तीनों रोबोट बैठा दें इधर, एक को दस्तार पहना दे और दो आप जैसे बैठे हो, तो फिर हमारी तो छुट्टी हुई। क्योंकि हम देखते हैं तो हर जगह पे कोई ना कोई रिपोर्ट जो है वो कोई ना कोई काम उससे लिया जा रहा है। तो पाजी, असलम पाजी के जहन में ये आइडिया ना डालना है वरना हम सब नौकरी से जाएंगे। चाइना में अलबत्ता सुना है कि बहुत से टीवी चैनल हैं जहाँ पे अब वो न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर जो हैं वो रोबोट्स जो हैं वो बिठाए हुए हैं। लेकिन बहरहाल अभी उसका वक्त आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि विंटर ओलंपिक्स में वहाँ पे रोबोटिक वो सारी टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोबोट्स फूड सर्व कर रहे हैं, हर तरह का फूड जो है वो सर्व कर रहे हैं। अच्छा, रोबोट्स का हम जिक्र करें, कुछ रोज पहले हमने ये भी अपने व्यूअर्स के साथ एक स्टोरी शेयर की थी जहां पर आपको कंपेनियन की सूरत में, अगर आपको कंपेनियन या एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, तो आप रोबोट से सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। एक स्टोरी रह गई थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ब्रेक की बात आ रही है। यस, डेली डोज यहाँ पर इसको जरा फुल स्टॉप लगाते हैं, बिकॉज अभी हमने एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना, वापस आएंगे, बहुत सी चीजें आपके सामने रखेंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। किसी भी मुआशरे को अगर हम देखें तो वहाँ के मुख्तलिफ तबकात के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ताकि जो मुख्तलिफ तबकात हैं उसमें मर्द भी आते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, इवन जो स्पेशल लोग भी होते हैं, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि वो ख़ुद को किसी ना किसी चीज़ में मसरूफ़ कर सकें और उनके लिए एक लेयर टाइम हो जिसको वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। इसी के पेश नज़र अगर हम शहर कायद में देखें तो तीसरी कमिश्नर कराची मैराथन रेस का इनेकाद किया जाना है। 13 फरवरी को के लिए ये डेट जो है वो फाइनल की गई है और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें तमाम कैटेगरीज शरीक होंगी, तमाम जेंडर्स शरीक होंगे, तमाम उम्र के लोग इसमें शरीक होंगे, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और हैंडीकैप्स भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमीर, क्या ख्याल है, चलें फिर? पिछले दिनों में तो जो पिछले सालों में अगर करीब होती तो हम भी दौड़ लगाने के लिए चले ही जाते वैसे भी मेरा फेवरेट मशगला तो यही है कि रेस लगानी चाहिए। कम से कम कोशिश तो ये करनी चाहिए कि डेली जो है वो, अगर नहीं हो सकते तो 3-4 किलोमीटर तो है आपको कम से कम वॉक या दौड़ जो है वो लगानी चाहिए और उसके साथ आपकी फिटनेस भी बरकरार रहती है। और ये जो गेम्स वगैरह हम देखते हैं, जब भी कराची में ये बात ज़्यादा हम देखते हैं या इस्लामाबाद में भी इस तरह रेस वगैरह जब मुनक़िद की जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग बड़े शौक़ से आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और बड़ी बात यह कि ख़वातीन जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और हमने देखा है कि ख़वातीन जीत भी चुकी हैं कई दफ़ा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि फ़िटनेस के हवाले से अब जो है दोनों तरफ ये चीज़ बड़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि भाई फ़िटनेस होनी चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ जिस तरह रोमन ने कहा कि आप में खुद एतमादी जो है वो और बरकरार रहती है और कि और मजबूत आप हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, ज़ाहिर बात है, बहुत सारी जॉब से भी आप थक जाते हैं, कई कामों से भी थक जाता है बंदा, तो कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो भाई इसको एंजॉय करना, इसमें मज़ा लेना, इसमें पार्टिसिपेट करना मज़ा ही होता है भाई। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, बड़ी शानदार एक्टिविटी। पहले तो ट्रिब्यूट आपको इसके बारे में आपको मुबारकबाद देना ज़रूरी है कि बहुत ही अच्छा आपने ये कदम उठाया है। पिछले सालों में कई बार ऐसे जब हुए हैं तो बहुत लोगों ने, कराची ने आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। अब ये फरमाइए क्या क्या कुछ इसमें प्लान किया गया है, ये जो आगे मैराथन रेस आपके नाम से चल रही है? इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की रेसेस हैं। ये मैराथन 13 फरवरी को होगा, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं सबको दावत दूंगा कराची के शहरियों को कि वहाँ पर आके शिरकत करें। फैमिली के लिए बड़ा अच्छा इवेंट है। अंडर 19, अंडर 29, 29 प्लस और वेटरन्स के लिए 50 प्लस के लिए अलग अलग रेसेस हैं। प्रोफेशनल अमेचूर्स के लिए कैटेगरीज़ हैं, मर्द और ख़वातीन के लिए, मर्द अमेचूर्स और प्रोफेशनल के लिए। 10 किलोमीटर्स का है। मोइन खान अकेडमी से शुरू होके सी व्यू पर जाते हुए वहाँ से ख़याबान इत्तेहाद से फिर ख़याबान शाहीन और ख़त्म होगा दोबारा मोइन खान अकेडमी में। और ख़वातीन के लिए 6 किलोमीटर के लिए का है। वेटरनर्स और डिसेबल्ड जो हैं जो कंपटीशन करेंगे उनके लिए
भी अलग से है। यही यहाँ से शुरू होगा, लेकिन वो 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर से कम है। फैमिलीज़ के लिए फ़न रन है, और यहाँ तक कि हमारे साथ मेक अ विश फाउंडेशन की तरफ से जो टर्मिनली इल किड्स हैं वो भी शिरकत करेंगे। डिसेबल बच्चे व्हील चेयर्स पे उसमें कंपटीशन करेंगे। एक बहुत बड़ा इवेंट है ये। फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए हमने वहाँ पे फूड स्टॉल्स रखे हैं, बच्चों के खेलने की जगह रखी हैं, और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब भी वहाँ पर आएंगे और इनामात तकसीम करेंगे। हम 8-10 हज़ार लोगों को वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो रेस जो है, मैराथन रेस के हवाले से अगर देखा जाए तो दिन ब दिन लोग इसमें बड़े ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तो हमने माजी में भी देखा है, और जिस तरह इंतज़ामिया जो है वो तमाम तरह इंतजाम जिस तरह किए जाते हैं बड़े कमाल के किए जाते हैं। तो इस बार सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं रेस के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने रखी हैं ताकि लोग आके, जो फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, उसको उसी तरह इंजॉय करें? जी हाँ, इसमें सिक्योरिटी के तो बाज़ाब्ता इसमें बंदोबस्त किया हुआ है। इसके अलावा 10 एम्बुलेंसेस का बंदोबस्त है रूट पर। हर थोड़े डिस्टेंस पर हमने ईसा लेबॉर्ट्रीज़ की मदद से वहाँ पर हमने स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ होगा, डॉक्टर्स होंगे वहाँ पर, और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एम्बुलेंसेस होंगी, हेल्थ पैरामेडिक और डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट्स हैं जो रूट पर जगह जगह पर होंगे, और मोइन खान एकेडमी पर भी हम रखेंगे ताकि टॉयलेट की सहूलत वहाँ पे हो। पानी वहाँ पे फराहम किया जाएगा। फूड स्टॉल्स मैंने जैसे बताया कि वो मौजूद है। हर किस्म की वहाँ पे सहूलत देने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। अच्छा सर, इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा ये जो मेमन साहब, रेस एक और चीज़। जी हरमीत। जी रोमा। हाँ मेमन साहब, अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं, तब भी हमने मुख्तलिफ इसमें देखी हैं, वो भी हिस्सा लेती हैं। तो ऐसा कोई है कि बाहर से भी लोग आए जो हैं वो भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं, वो भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं? काउंसलर्स तो बहुत ज़्यादा तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ का स्टाफ आएगा। काउंसलेट्स जो कराची में हैं, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन, फ्रेंच काउंसलेट, जर्मन काउंसलेट, टर्किश काउंसलेट और दीगर काउंसलेट्स जो यहाँ पर हैं, उनकी तरफ से हमें कंफर्मेशन आ गई है, वो वहाँ पर शिरकत करेंगे। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आके शिरकत करेंगे, ख़वातीन आएंगी, बच्चे आएंगे। पिछले सालों में भी इस तरह से हुआ है, इस साल इससे ज़्यादा होगा। और जो लोगों का जोश व खरूश है और जो रजिस्ट्रेशन की तादाद हो रही है आज तक, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कसीर तादाद वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे और मर्द हजरात होंगे। अच्छा, यानी कि आप एक ह्यूज क्राउड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर, इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्या कोई फनकार कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करेगी? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, मैं स्पेसिफिक नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हमें शो बिज़नेस से कई फ़नकारों ने कंफर्म किया है कि वो वहाँ पर मौजूद होंगे। हमारे ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर कई फ़नकारों के मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस भी हमने अपलोड किए हुए हैं। उन्होंने कराची के शहरियों को दावत दी है कि इसमें आके शिरकत करें, वो ख़ुद भी आके शरीक होंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि सिर्फ लोग आके इसमें शरीक भी हों और इन फ़नकारों से, इन सेलिब्रिटी से आके मिलें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इकबाल साहब, यहाँ पर एक और अहम बात, जिस तरह से आपने हैंडीकैप्स को इस रेस का हिस्सा बनाया है, उनको आप किस तरह से अकोमोडेट करेंगे? कितने वो लोग होंगे और उनके लिए क्या कोई खुसूसी ट्रैक्स या कोई जगह होगी जहाँ पर वो रेस कर सके? यानी उनके लिए किस तरह से ये जो एक्टिविटी है उसको प्लान किया गया है? उनके लिए जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1 किलोमीटर होगा। वो बहुत थोड़ा सा है। वहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद होंगे हमारी तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से। जो वॉलंटियर्स होंगे वो उनकी मदद करेंगे। उनका थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, लिहाजा हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो व्हील चेयर्स पे होंगे उस पर करेंगे, और अगर कोई दौड़ना चाहता है, डिसेबल्ड है लेकिन फिर भी दौड़ना चाहता है, उसमें वो सलाहियत है, तो वहाँ पर
वो भी सहूलत मौजूद है। मेक अ विश फाउंडेशन की तरफ से जो उनके 15 तकरीबन बच्चे आएंगे वो भी सिंबॉलिकली उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि वो टर्मिनली इल बच्चे होते हैं। लेकिन दिस इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। हमने सब लोगों को, सब जो भी डिफरेंट इसमें सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हमने सबको दावत दी है। और जो जोश व खरोश में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। और अगेन मैं अच्छा मेमन साहब, एक और चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड तो हैं। मेमन साहब, अगर हम देखें ज़्यादा लोग एक्साइटमेंट लोगों में पाई जाती है। जब भी हमारे इस्लामाबाद में भी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है तो लोगों को ये बड़ी फिक्र होती है कि वक्त क्या होगा, कौन से वक्त ये जो है रेस स्टार्ट होगी और लोग जो है उसमें शामिल अगर होना चाहते हैं तो उनके लिए हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि और टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम तक ये जारी रहेगा, ताकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर पूछने का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे वो 8:30 बजे से 9:30 बजे तक वहाँ पर आकर मोइन खान एकेडमी में रजिस्टर करा सकते हैं मैनुअली। 10 बजे रेस का आगाज़ हो जाएगा। सो फर्स्ट रेस जो 10 किलोमीटर का है वो 10 बजे शुरू होगा। जो नेक्स्ट है वो 2-4 मिनट के बाद होगा। तो 11 और 11:30 बजे के दरमियान ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। सारे रेसेस जो भी कैटेगरीज़ हैं सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी और फिर उसके बाद इनामात तकसीम किए जाएंगे, रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। अच्छा इकबाल साहब, एक और अहम बात जो आपकी बात से मैं समझी हूँ कि इस रेस में पार्टिसिपेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें रजिस्ट्रेशन यानी करानी कि ये नहीं है। कि आप ऑन स्पॉट जाएं और पार्टिसिपेट कर लें। जी अच्छा सर, ये भी ऑन फरमाइए। स्पॉट जाकर भी वहाँ पे, जिस तरह से मैंने कहा कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन होगी, अगर किसी ने ऑनलाइन नहीं कराई तो वहाँ पर जाके हमारे डेस्क वहाँ पे मौजूद होंगे। काफ़ी तादाद में हमारे वॉलंटियर्स होंगे, वो सैकड़ों हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद है वॉलंटियर्स की। वो वहाँ पे करके उनको पार्टिसिपेट करा देंगे। अच्छा ये फरमाइए, कोविड का ज़माना है, अभी PSL में भी पूरी इजाज़त नहीं दी गई इसी तमाशाइयों को आने के लिए, तो यहाँ पे कोई SOPs हैं ऐसे जिनको फॉलो करना पड़ेगा? कोई मास्क लोग लगाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए? जी बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल है ये। जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए कोविड वैक्सीनेटेड होना लाजम है। और वहाँ पे SOPs जो हैं मास्क के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर स्टेडियम के अंदर बैठने में ये होगा। अदरवाइज जो लोग भागेंगे ऑफ कोर्स वो तो मास्क नहीं पहनेंगे और दे विल बी वैक्सीनेटेड। कराची में ऑलरेडी जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, लेस देन 10% हो गया है। तो जो सिचुएशन है कोविड के हवाले से वो काफ़ी बेहतर है। और ओपन एयर है, यानी उसमें वो क्लोज्ड इंडोर एक्टिविटी नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी है। लिहाजा SOPs को सामने रखते हुए जो आउटडोर के लिए रखी गई हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोविड। ठीक हो गया सर। यहाँ पर एक और अहम सवाल, सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं? अल्लाह करे कि ये तमाम काम जो है ये जिस तरह से प्लान किया गया है खैर-ओ-आफियत हो जाए, बट अभी हम देख रहे हैं थोड़े से मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है। सो उसके लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं? पुलिस और रेंजर्स की तरफ से एलेबरेट प्लान बनाए गए हैं, सिक्योरिटी प्लान बनाए गए हैं, वो इन प्लेस होंगे। जगह जगह पर पिकेट्स और पुलिस मोबाइल और रेंजर्स के पिकेट्स वहाँ पे होंगे। लिहाजा ये जो जगह है फेज़ 8 डिफेंस कराची में है और इस जगह का तयन पहले भी और इस दफ़ा इसलिए किया गया कि यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा थोड़ा सा होता है और एयर क्वालिटी बाकी शहर के मुकाबले में बेहतर होती है। लिहाजा ये 2-3 फैक्टर्स सामने रखते हुए फिर डिसाइड किया जाता है कि ये वेन्यू रखा जाए। अच्छा ये इसके फरमाइए, अलावा इस रेस में पाकिस्तान आर्मी, सॉरी मैं सिर्फ ये बता दूं कि इसमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी शमूलियत करते हैं, उनके जवान आते हैं, उनके अफसरान आते हैं। लिहाजा इसी सबको इस चीज़ों को फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इस तरह से सिक्योरिटी बनाई गई है। अच्छा ये फरमाइएगा, बच्चों की भी बात आ रही है, क्या ये 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे या 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे होंगे, उनको जो इजाज़त देने का फैसला किया गया? शमूलियत तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए फ़न रेस का हमने रखा है। लेकिन अगर कोई बच्चा उसमें अमेच्योर्स में कैटेगरी में या प्रोफेशनल में अगर वो कर सकता है तो हमारी तरफ से तो किसी को वो नहीं है रुकावट।
कर सकते हैं रजिस्टर करके। अगर वो अपना वहाँ पे खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना, वहाँ सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, फ़न के लिए आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी काविशें हैं आप लोगों की, आप इंतज़ामिया की, और क्योंकि ये गेम कराना बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद कराना और रेस मुनक़िद करना बहुत बड़ा काम होता है फिर सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन साथ साथ ये बताएगा कि सर स्पॉन्सर जो है ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, तो कौन कौन इसको साथ में स्पॉन्सर कर रहा है और किस तरह उनकी किस तरह पार्टिसिपेट है इसमें? जी, ये जो इवेंट है इस हमने इवेंट मैनेजर्स के हवाले किया हुआ है, वॉरबिट एक फॉर्म है उसको दिया हुआ है, वही स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप लेने में कोई रोल नहीं है, और हमारा वी आर नॉट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी, गवर्नमेंट का कोई इसमें पैसा नहीं, वी आर ओनली मैनेजिंग इट, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और बाकी जो स्पॉन्सरशिप है वो बिल्कुल इवेंट मैनेजर्स कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमिश्नर कराची Thank मोहम्मद you. इकबाल मेमन ऐसा शो में मौजूद है। बहुत खुशाइन बात, अप्रिशिएबल। प्लस मेरे ख्याल में ये रेस सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में इसका दायरा कार जो है वो फैलाया जाना चाहिए, बिकॉज इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हर इंडिविजुअल के लिए। लाहौर में बड़ा इस तरह का होता रहा है, मुझे याद है परवेज़ इलाही साहब के दौर में बड़ा शानदार मैराथन एक अरेंज किया गया था जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी, और लाहौर में अगर ये बाहर के मौसम में मार्च वगैरह में कहीं इसको अरेंज किया जाए तो बड़ा शानदार हो। नहर के किनारे, यहाँ तो रास्ते भी बहुत हैं, नहर का एक साइड जो है पूरी उसको करते हुए कदाफी स्टेडियम तक वो लेके जाया जा सकता है, वहाँ से बल्कि इवन लिबर्टी चौक तक मेन बुलेवार्ड भी उसमें आ जाती है, बहुत खुले रास्ते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ इसलिए भी ज़रूरी होती हैं, हम देखें तो कराची में जिस तरह से जराइम की शराब बहुत ज़्यादा फिर दोबारा से बढ़ गई है, और हमारे यहाँ पर लोगों में, मुआशरे में, हर मुआशरे में मेंटल इलनेसेस और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो जब आप लोगों को, आवाम को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, सो ये उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हमारा अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। स्किन इश्यूज़ पर बात करेंगे, और अगर हम इसको कोविड के साथ मुंसलिक करें, सो कोविड हर इंडिविजुअल को मुख्तलिफ अंदाज में अफेक्ट कर रहा है, और इसकी वजह से आजकल लोगों में स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक जिनको कोरोना हुआ वो रिकवर तो कर गए, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में देखें सो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से लोग गुजर रहे हैं, जिसमें एक मसला जो है वो स्किन का भी आता है। सो कॉमन इश्यूज़ कौन कौन से आजकल इंडिविजुअल्स में देखने में आ रहे हैं, और अगर किसी को कोरोना हुआ और उसने अब आगे इख्तियाती तदाबीर क्या लेनी है ताकि वो इन इशू से बच सके। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले ये बताएं, कोविड का जिस तरह से मैंने जिक्र किया, बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक इससे तो हार्ट के डिजीजेस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं और भी बहुत सी इशूज़, बट हम स्किन की अगर बात करें तो मेजर इशूज़ कौन कौन से हैं जो आजकल आप इंडिविजुअल में या आपके पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें आप नोटिस कर रही हैं? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक कलेक्टिवली लेके चलूँ, बिकॉज़ हम जब स्किन स्पेशलिस्ट जब हम बनते हैं तो हम स्किन, हेयर, नेल सबको ही डील करते हैं, ये हमारी स्पेशलिटी में आती हैं। तो अब चूँकि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है और सारी बॉडी इसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं ऑल टुगेदर बात करूँगी कि ना सिर्फ स्किन पे बल्कि बालों पे, नाखूनों पे, इंटरनली भी बहुत सारे कोविड के मुज़र असरात देखने में आते हैं। सबसे जो एक चीज़ कॉमनली हम देखते हैं जो स्किन के ऊपर लोगों को बड़ा एविडेंट नज़र आती है कि स्किन डल हो गई है, स्किन के ऊपर एजिंग साइंस बढ़ गए हैं, रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं। 25 से 30 साल 35 साल की उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं लेकिन उनको अपनी एज अपनी एज के अकॉर्डिंगली इससे ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है आफ्टर कोविड, और ये बहुत ज़्यादा मुझे देखने में एक्सपीरियंस में आया, बिकॉज हम डे टू डे रूटीन में अपने केसेस देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में, और पहले फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव, जैसे कि ओमिक्रॉन आया, जब ये वेरिएंट आया उसके बाद मज़ीद 3 से 4 महीने के बाद एक और वेव के साथ जो लोगों के पेशेंट्स हमारे पास जो आना शुरू हुए हैं, वो बढ़ती उम्र के असरात जो जिल्द पे आ रहे हैं, दानों के बढ़ना बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर, बाल गिरने बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये ऑल टुगेदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ख़वातीन के इश्यूज़ हैं या मर्दों में भी आ रहे हैं? ये दोनों में, इनफैक्ट बच्चों में भी ये देखने में आ रहे हैं जो बालों के इशू हैं।
स्किन डैमेज हो चुकी हुई है, और ये चीज़ें किस तरीके से लोग कवर अप कर सकते हैं, इसमें मैं सबसे एक सिंपल सा टिप दूंगी कि हमारी बॉडी में जब भी कोई डैमेज आता है तो टॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है। तो जैसे कोविड की एक बीमारी होके गुजरी या डेंगू की बीमारी होके गुजरी, तो उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाएगा। तो सबसे बेहतरीन हल क्या है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। डिटॉक्स करने का तरीका नेचुरल घर में सबके पास मौजूद है। फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस, सब्ज़ चाय का कावा, ये 3 चीज़ें इतनी आम घरों में, हर एक घर में पाई जाती हैं, जो आपकी बॉडी को कुदरती तौर पे डिटॉक्स करती हैं। और जब भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, आपकी बॉडी का टॉक्सिन लेवल कम होता है, तो जो भी असरात आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली रिकवरी में चले जाते हैं। अच्छा सानिया, आपने जैसे बताया, मतलब ये मैं पूछने वाला था इलाज उसका क्या होगा, लेकिन ये जो स्किन के ऊपर असरात आ रहे हैं या बालों के ऊपर आ रहे हैं, नाखूनों पे आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, इसकी वजह वो दवाइयाँ हैं जो कोविड में हम इस्तेमाल करते हैं, या कोविड के अपने असरात हैं जो इसकी वजह से होते हैं? और अगर दवाइयाँ कोई हैं ऐसी, तो कौन सी दवाई है जो ज़्यादा मतलब असर कर रही है, उसका तोड़ क्या होगा? क्या सिर्फ डिटॉक्स करना ही काफ़ी है इसके लिए? अच्छा, जब इसके अंदर जैसे कि हमने देखा था, हम अपनी ज़्यादा डे टू डे प्रैक्टिस में ये चीज़ देख रहे थे जब कोविड आया था, कि जो भी सीवियर केसेस थे उनमें स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे, हैवी डोज एंटीबायोटिक्स की दी जा रही थी, उससे नो डाउट साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आते हैं। उनको कवर अप करने के लिए यस इट विल टेक टाइम, लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिकवरी में चला जाता है। सबसे अच्छी और वो खुश आइंद बात मैं कहूँगी कि ये है कि इसके लिए जो गुड साइन है कि ये रिकवरी में चला जाता है। हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करनी पड़ती, हमने सिर्फ डाइट को मेंटेन करना है, सप्लीमेंट्स को ऐड करना है, स्किन केयर, हेयर केयर को ऐड करना है, तो ये चीज़ें रिकवरी में आ जाती हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, एक और चीज़ जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब तो ये भी बड़ी परेशान कुन सी चीज़ है कि कोविड की वजह से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ ये बताएगा कि सर्दियाँ आती है तो एक्जिमा जो है वो बढ़ जाती है। इसकी क्या वजूहत है कि बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो, कई लोगों के जो चेहरा है उस पर भी उनको परेशानी, कि ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो इसकी क्या वजूहत होती है सर्दियों में? अच्छा, हरमीत का सवाल ये है कि बहुत से लोग, उनको सर्दियों में एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है या बहुत ज़्यादा पैची या इची स्किन हो जाती है, इसके रीजंस क्या हैं और ऑब्वियसली फिर इसको सॉर्ट आउट किस तरह से करना है, ट्रीट किस तरह से? विंटर सबको ही पता है एक ड्राइनेस लेके आता है, तो स्किन सारी ड्राई हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली तमाम वो इश्यूज जिनको हमारी ज़ुबान में पैपुलोस स्क्वेमस डिसऑर्डर्स कहा जाता है, एक्जिमा इज़ वन ऑफ दोस, सोराइसिस एग्रेवेट हो जाता है, तो तमाम तर वो मसाइल जो पैपुलोस स्क्वेमस डिसऑर्डर्स, जो खुश्क जिल्द के पैचेस वाले जो मसले हैं वो बढ़ जाते हैं। तमाम जल्दी एलर्जीज़ जो हैं बढ़ जाती हैं सर्दियों में, तो उसका बेहतरीन हल ये है मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, कोई भी अच्छा लिक्विड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, इसको आप मिक्स करके अपनी बॉडी के ऊपर लगाते रहें ड्यूरिंग विंटर्स। बहुत गर्म पानी से शॉवर ज़्यादा देर ना लें, क्योंकि मज़ीद एग्रेवेट करता है सोराइसिस, एक्जिमास के अमराज को। तो इसलिए सबसे बेहतरीन हल इसका ये, मॉइस्चराइजिंग सोप इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल अपनी स्किन पे रखें और अपना लिक्विड इंटेक अच्छा रखें। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें तो आपने कोविड से रेलिवेंट और ओवरऑल बता दी हैं। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम अगर देखें तो एक्नी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हम पहले भी इसको बहुत ज़्यादा कवर कर गए हैं, बट इस हवाले से क्यूरीज बहुत ज़्यादा आती हैं। सो एक्नी किस एज में बहुत ज़्यादा होती है, मर्दों और ख़वातीन में अगर हम देखें? और बहुत सी ख़वातीन इवन वो आफ्टर 30s भी ये उनमें ये चीज़ रहती है। इसको ट्रीट किस तरह से करना है? एक तो चीज़ डाइट हो गई, डाइट में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें? अपार्ट फ्रॉम डाइट हम क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, और फिर हमने एक अच्छे कंसल्टेंट से कब रुजू करना है? अच्छा, एक्नी पहले जब हमारी इनफैक्ट लिटरेचर में भी यही लिखा होता है हमारी बुक्स में कि 2 फेजेस होते हैं इंसानों की लाइफ में, कि एक तो टीन एज में और एक एडल्टहुड में ये एक्नीज आती हैं, एक्नी का इशू बन जाता है। बट अब मैं कहूँगी कि थ्रू आउट द लाइफ कभी भी आ सकता है, बिकॉज एक्नी के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस हैं, दूसरा स्ट्रेस का फैक्टर है, डाइट का इम्प्रॉपर होना, ड्राई डैमेज स्किन का होना, स्किन क्लियर ना होना। लेकिन एक चीज़ जो सबसे कॉमनली देखने में आती है, एक रंग गोरा करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि लोग मार्केट से सब स्टैंडर्ड क्रीम्स लेके लगा लेते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स, मर्करी, आर्सेनिक होते हैं, ये भी एक्नी को बढ़ा देती हैं चीज़ें। बिकॉज जब भी स्टीरॉइड चेहरे पे लगता है तो एक्नी बढ़ जाती है। टेम्परेरीली ये डेफिनेटली रिलीफ देता है, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ समझ लें कि एक मास्क का पैटर्न है, वो जब रिमूव होता है तो वो एक्नी को मज़ीद बढ़ा देता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि थ्रू आउट द लाइफ किसी भी टाइम पे एक्नी आ सकती है। जब भी किसी को गोरा होने का ख्याल आएगा, वो जब इस तरह की कोई सब स्टैंडर्ड गलत क्रीम लगाएगा तो एक्नी आ सकती है। उसका बेहतरीन हल ये है
कि अगर आप अपना कलर साफ़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे रंग में निखार आ जाए, तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें। अगर आपकी स्किन के ऊपर हार्मोन्स की वजह से एक्ने आ रही है, या आपकी टीनेज की वजह से, या कोई भी इस तरह का आपकी डाइट की वजह से आ रही है, तो एक मरतबा लाजमी अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपका इशू एड्रेस कर सकें कि इस इशू की वजह से एक्ने आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दे सकें। तीसरी चीज़, कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक जो टॉपिकल लगाने के लिए क्रीम्स होती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं, लेकिन बेहतर ये डॉक्टर से रेकमेंड कराएं। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप सिंपल एंटीबायोटिक जो भी आपके दाने हों उसके ऊपर लगाएं। अगर रिकवरी में आ जाते हैं ठीक है, अगर नहीं आते तो देन डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि टाइमली करेक्ट कर लेंगे तो स्कार्स नहीं पड़ेंगे, वरना स्कार्स का इशू एक फिर फेस करना पड़ता है। अच्छा, एक और सर, अच्छा सानिया, मतलब आपने जो 2-3 बार जिक्र किया उसमें पहले भी आपकी बात आ रही थी, वो ये है कि जो लोकल मार्केट में क्रीमें बहुत ज़्यादा मतलब आ रही है, और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में मतलब आता है, अभी आता है जी पर्ल इस्तेमाल है, गोल्ड का इस्तेमाल है, यहाँ तक मतलब आ रही होती हैं। ये सारी मुज़र हैं स्किन के लिए। और आपने जैसे कहा कि कोई अच्छी ब्रांड की मतलब होनी चाहिए। अच्छी ब्रांड का मतलब ये है बाहर की हो, वो महंगी भी होंगी ज़ाहिर है। तो मतलब उसको भी इस्तेमाल करने से पहले क्या ज़रूरी है कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा किया जाए, स्किन के स्पेशलिस्ट से मशवरा किया जाए, या बस ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लोग? अच्छा, ये गोल्ड और पर्ल का जो आपने कहा है, इनका नुकसान नहीं है। जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो फ़ौरन रंग गोरा करते हैं और उसका नुकसान बहुत सालों तक लोगों को फेस करना पड़ता है, दैट इज़ स्टीरॉयड, मर्करी एंड आर्सेनिक। स्टीरॉयड, पारा और सेंखिया जिसको उर्दू में कहा जाता है, ये हैवी मेटल्स होते हैं, और स्टीरॉयड जब इनके कंबाइन साथ किए जाते हैं तो रिजल्ट्स कह लें कि फौरी तौर पे रंग साफ करता है, लेकिन सारी ज़िंदगी फिर उस पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स लें। मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप 10,000 की क्रीम ले लें और वो आपकी स्किन के हिसाब से नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं देगी। तो हमेशा अपनी स्किन के हिसाब से डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट लें, मेडिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट लें, वो आपको कभी भी नुकसान भी नहीं देगी और आपको डे टू डे उसका फ़ायदा बढ़ता चला जाएगा। ठीक हो क्या जी हरमीत? जी हरमीत, ठीक है। हरमीत से भी दोबारा हरमीत की तरफ चलते हैं। सानिया, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, लाइक अगर मैं अपना भी देखूँ या इवन मैं अपने सराउंडिंग्स में भी बहुत से ख़वातीन से स्पेशली मिलती हूँ, उनके वाइट हेड्स बहुत बनते हैं, क्लेंजिंग भी करवाती हैं, फेशियल्स वगैरह सब कुछ, बट चूँकि मेक ओवर रोज़ होना होता है उसकी वजह से वाइट हेड्स बनती हैं। अच्छा, वाइट हेड्स तो वाइट हेड रहते हैं, बट कुछ अर्से बाद वो एक्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाइट हेड को अवॉइड करने के लिए सन ब्लॉक कितना इफेक्टिव है, या और क्या तरीका हो सकता है कि हम इसको पकड़ लें और वाइट हेड बने ही ना? बिल्कुल, इसमें सबसे इजी टिप जो है वो ये है कि आपने जब भी मेकअप करना है, या आप कोई भी वर्किंग लेडीज़ या इवन मेल भी अगर वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जिनको वाइट हेड्स का इशू बनता है, तो बेसिकली वाइट हेड्स भी एक एक्नी की ही टाइप है, इसको हम कॉमेडोनल एक्नी कहते हैं। तो उससे बचने का हल ये है कि जब भी आप फेस वॉश करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाएं, और फिर अगर ख़वातीन हैं तो मेकअप कर लें, अगर मर्द हैं तो सिर्फ सन ब्लॉक लगाएं, दैट्स इट। लेकिन मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाएं। मॉइस्चराइज़र लाजमी, काफ़ी बात की है। मॉइस्चराइज़र आजकल तो वैसे ही बड़ा ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र। अच्छा, एक और चीज़ अभी जिस तरह से देखें, ये अभी मेरे माइंड में आई है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ड्राइनेस तो होती है बट ये लिप्स के साइड पे विंटर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक निशान पड़ जाता है, वो उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? मॉइस्चराइज़र, यस, मॉइस्चराइज़र, लेकिन जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, अगेन वहीं पे आऊँगी वापस कि आपको अपनी स्किन के हिसाब से रिकमेंड कराना है। अगर आपके क्लॉगिंग आ रही है, आपके पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं तो एक्नी बनाएंगे। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपने एक चीज़ को क्योंकि बाज़ लोगों की एक्नी प्रोन स्किन होती है, वो अपनी स्किन को ड्राई करने की कोशिश करते हैं, और हमारा पेरी ओरल एरिया ड्राई होता है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे ब्लैक पैचेस बन जाते हैं। तो हमेशा कॉम्बिनेशन स्किन with the help of dermatologist। बहुत शुक्रिया दुनिया जावेद हमारे साथ शो में मौजूद थी। बस अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। PSL सीजन 7 और सेकंड मरहला, सेकंड फेज, आज से मैचेस दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं।
हमारे शहर लाहौर में, और ये जो मैच है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। थ्रू आउट अगर हम देखें हरमीत, सो मुल्तान सुल्तान सर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। नंबर 1 पे है, 5 मैच नंबर खेले, 1 पांचों के पांचों जीते और टॉप पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे इस्लामाबाद यूनाइटेड आया हुआ है और थर्ड पोजीशन पे लाहौर कलंदर है। अब देखते हैं फोर्थ पे कौन रहता है, कौन आता है। ये मैचेस में अभी बड़े फैसले होने हैं। वैसे तो मैचेस में ये भी फैसले होने हैं कि क्या मुल्तान सुल्तान टॉप पोजीशन बरकरार रख पाएगी, नहीं रख पाएगी, बिल्कुल आगे क्या ठीक हो होगा। गया। हमारे साथ आगे चलकर साबिक टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकबल भी शो में मौजूद होंगे, बट उनकी तरफ जाने से पहले हरमीत, अभी तक आपकी टीम आप किस टीम का साथ दे रहे हैं? कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? अच्छा, वैसे तो मेरी इस वक्त जो फेवरेट है वो बल्कि इस वक्त ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो इस्लामाबाद ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मुख्तलिफ टीमें, वो खासकर मुल्तान सुल्तान हमें याद है कि बड़ी कमज़ोर टीम हुआ करती थी और बड़े मुश्किल से उनको आगे निकलना होता था। लेकिन इस बार जिस तरह वो उनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह कोचिंग के हवाले से अगर हम बात करें या क्रिकेटर्स के हवाले से, रिजवान की जो कप्तानी है उसमें जो लड़के खेल रहे हैं बड़े मज़े के खेले। और दूसरी बात ये कि अब जो है लाहौर में ये खेले जाएंगे तो लाहौर में एक चीज़ हमने देखी है कि एक्साइटमेंट बड़ी ज़्यादा होती है। लाहौरी जो हैं वो बड़े पुरजोश होते हैं और तमाशबीनों की जो तादाद है उसमें भी इजाफा होता है। और ये भी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी क्योंकि स्टेडियम जब भरा होता है तो भैया क्रिकेटर को भी मज़ा आता है और जो देखने वाले उनको भी मज़ा आता है। अभी तक तो मुझे ये पता लाहौरिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इनफैक्ट बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हर कोई, मुझे भी कोई मिलता है ना तो वो कहता है मिस आपको इस दफ़ा पासेस मिल रहे हैं, अगर मिलेंगे तो 2 हमें भी दे दें। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है आजकल। वैसे ही लाहौर में ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्रैक्टिस के दिनों में ही हमने देखा लाहौर पूरा बिल्कुल जैम हुआ था। ख़ास तौर पे मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की तरफ अगर आपने जाना है या फिरोजपुर रोड की साइड से आपने आना है, नहर भी इवन ब्लॉक्ड है, तो बहुत ही मुश्किल सामना होगा इस हवाले से लोगों को जो ट्रैवल ट्रैफिक के करना लिए चाह रहे हैं। प्लान तो तरतीब दिया गया है, बट स्टिल जब आप बाहर निकलने, स्पेशली अगर आपने गुलबर्ग या मुल्हिका एरियाज में जाना है, सो बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सो कोई ना कोई हल अवॉइड सोचना करें कि पड़ेगा। मत जाएं गुलबर्ग हाँ, अगर आपने इसका- मैच नहीं देखा इसका तो। कोई ना कोई हल सोचना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने घर से भी निकलना है। वो लोग जिनके घर ही उस तरफ है गुलबर्ग की साइड पे, ऑफिसेज उधर हैं ऑफिसेज बहुत हैं ज़्यादा। वहाँ पे, उनको जाना है। हमारे इरफान ज़हीर कह रहे थे अल्लाह करे इतनी ब्लॉक्ड हो कि मुझे दफ्तर ना जाना पड़े। ये ना इरफान के ऑफिस के ये शो देख ले और उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए। बट एनीवेज, इस वक्त अभी तक हम देखें तो कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म किया है या आगे चलकर कौन सी टीम जो है वो टॉप पर आ सकती है? हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और एक्सपर्ट, और इसके साथ साथ आजकल आप देख भी रहे हैं PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि पब्लिक न्यूज़ पर रोज़ाना चलती है, ऑन एयर होती है, उसमें मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। अदनान अकमल इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। अदनान, थैंक यू सो मच। अदनान, अगर हम देखें तो सेकेंड फेज़ आज से स्टार्ट होगा और लाहौरिये बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बट इसके साथ साथ अगर हम ये देखें पिचेस का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है किसी भी मैच को इंटरेस्टिंग बनाने में। सो लाहौर की पिचेस आपको कैसी लग रही हैं अगर आप इसका मवाजना कंपैरिजन करें कराची की पिचेस के साथ? तो जिस तरह राउंड पहला जो है कराची में हुआ तो मोस्टली डोमिनेट जो किया है वो बैट्समैनों ने किया है। पिच बहुत अच्छे थे, बॉलर्स को भी सपोर्ट करते रहे हैं, पिच को भी सपोर्ट करते रहे और बैट्समैन भी परफॉर्म करते रहे, स्पिनर भी परफॉर्म करते रहे और बॉलर्स भी परफॉर्म करते रहे। ना उस पहला मरहला जो था, पहला जो राउंड था वो ख़त्म हो गया। दूसरा राउंड आज से स्टार्ट हो रहा है लाहौर में। लाहौर की पहले मैच की कंडीशन देखते हुए या पिच को देखते हुए थोड़ा लेट्स सी कि कैसी पिचेस बनती हैं, पर होपफुली कि जैसे कराची में मैचेस हुए हैं, अच्छे रन हुए हैं, उसी तरह की पिचेस लाहौर में बने और एक अच्छा मैच देखने को मिले मुल्तान और पेशावर ज़ाफ। अच्छा, लाहौर कलंदर इस दफ़ा पिछली सीजन्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो एक तो उनके चांसेस क्या लगते हैं? दूसरी बात यह है कि ये होम ग्राउंड है अब जिसके ऊपर उन्होंने खेलना है, तो आपको क्या चांसेस लग रहे हैं लाहौर कलंदर के? देखें, क्रिकेट की डेवलपमेंट की बात करें तो लाहौर कलंदर ने हमेशा पॉजिटिव वे से काम किया। उन्होंने हमेशा यंगस्टर को सामने लेकर आए और यंगस्टर को कॉन्फिडेंस दिया। जैसे बात करें, अगर शाहीन शाह की बात करें तो मुझे याद है कि मैंने एक कैंप किया था जो आकिब भाई ने लगाया हुआ था, उसमें हम मोस्टली प्रैक्टिस मैच खेलते, तो शाहीन शाह पहली दफ़ा वो खेलने आया था और उसने बहुत ही आला बॉलिंग की और मुझे भी उसने आउट किया। और वो पहला कैंप था, उसने आकिब भाई ने उसको देखा। ये प्रोडक्ट वो हैं जो लाहौर कलंदर में, अगर बात करें शाहीन शाह की बात करें रऊफ़ की बात करें और अब्दुल्ला शफीक की बात करें, ये सारे, या ज़मान की बात करें, तो ये सब यंगस्टर को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं और
पाकिस्तान के लिए ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हमेशा इनका पाकिस्तान के लिए हमेशा प्लेयर देना बड़ा अच्छा साइन है। और हमेशा ये क्रिकेट के लिए देखते हैं इनकी अकेडमीज़ में चले जाएं तो जो बेस्ट क्रिकेट की फैसिलिटीज़ हैं, अब बात करें क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ लगती थी कि NCA में है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, पर उसी तरह की उसी स्ट्रक्चर को लेके इन्होंने अपनी एकेडमी बनाई और वहाँ पे वही चीज़ें फैसिलिटीज़ दी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरत पड़ती है। बॉलिंग मशीन की बात करें, कोचिज़ की बात करें, सबसे अच्छी मुझे बात लगी है, हमेशा इन्होंने अपने प्लेयर्स जो क्रिकेट खेलते थे, फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, मैं मंसूर अमजद को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि वो लोअर कलंदर के साथ है। कामरान साजिद था, उसकी बात करूं तो ये सारा इन्होंने एक जो स्टाफ बनाया हुआ, कोचिंग स्टाफ जो है वो सारे अपने प्लेयर्स हैं, फॉरेन कोच के अलावा बाकी सारे जो प्लेयर हैं ना, इनके अपने और अपनी प्रोडक्ट ये तैयार करते हैं और PSL में लेके जाते हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा अदनान, अगर हम देखें तो मुल्तान जो है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टॉप ऑफ द लिस्ट पहुंच चुकी है, यानी सुल्तान अपने आप को मनवा ही रही है। ऐसे में अगर हम देखें तो हमारे कप्तान साहब की जो टीम है वो टेबल की आखिरी लिस्ट मतलब आखिरी पे आ गई है, तो क्या कहेंगे इस पे आप जी? या देखे क्रिकेट में अपने अप एंड डाउन्स आते हैं और बड़ी टीमें हमेशा क्लैप्स करती हैं और छोटी टीमें हमेशा डोमिनेट करती हैं। तो मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वो हमेशा हर मैच में डोमिनेट करती है दूसरी टीम को और टॉप इसी वजह से टॉप टेबल पे बैठी हुई हैं। और अगर बात करें कराची की तो कराची भी बहुत बड़ी टीम थी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स इस साल फेस करनी पड़ी, जिसमें आमिर का ना होना और अलियास को ना होना, कुछ प्लेयर कोविड की वजह से प्रॉब्लम में आ गए, कुछ प्लेयर इंजरी की वजह से प्रॉब्लम में आ गए, जिसकी वजह से पूरा कॉम्बिनेशन उनका जो था 11 साइड का वो ख़राब हो गया। और बाबर ने 110% कोशिश की होगी, जितना बेस्ट कर सकता वो अपनी टीम के लिए करे। और लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम साहब भी इस टीम के साथ हैं। तो दोनों टीम, दो कप्तान और कोचिज स्टाफ जो बैठ के कुछ पॉजिटिव चीज़ें की, नहीं उनको उस तरह होप, उनको एक स्टैंड मिला जिसका एक मैच था जिससे आपका बूस्ट हमेशा अप होता है, वो एक मैच भी नहीं मिला, वो 5 के 5 मैच हार गए, तो इसी वजह से वो बॉटम। अच्छा जी, एक तो ये तो PSL के हवाले से बात हो गई। कल शुएब अख्तर को मैं देख रहा था एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर और वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि लाहौर में सर्दी भी ज़्यादा है, फॉग भी हो सकती है, रात को ड्यू के भी चांसेस हो सकते हैं। तो उनकी सजेशन ये थी कि मैचेस को 12 बजे शुरू कर दिया जाए ताकि 6 बजे तक टूर्नामेंट के मैचेस जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। लेकिन साथ में एक बड़ी चीज़ ये हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है चंद दिन बाद और फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रही है, तो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई है। अदनान से यही पूछ रहा है कि इसके लिए क्रेडिट किसको दिया जाए? ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में जो क्रिकेट वापस आ रही है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? देखें, क्रेडिट की बात करें तो बहुत पॉजिटिव हुआ कि पाकिस्तान में PSL वापस आई, क्योंकि हमेशा हम बाहर होम अवे खेलते थे PSL। तो पाकिस्तान में जब क्रिकेट वापस आई, जिम्बाब्वे आई, श्रीलंका आई और ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया पूरी दुनिया के पास। और अब PSL वापस आई है तो पाकिस्तान में क्रिकेट, ये ओवरसीज़ आए हैं, उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है, हर चीज़ सेफ़ है, जिस तरह उनको बताया जाता है पाकिस्तान के बारे ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ें उनके पास, उनके सामने फेस में बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और इसकी वजह से ही क्या नाम ऑस्ट्रेलिया आ रही है, और जब ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो इंशाल्लाह क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आएगी और जो हम मिस कर रहे थे होम क्रिकेट। बिल्कुल ठीक हो गया जी हरमीत। अच्छा अदनान साहब, अगर हम देखें तो आज 24 साल बाद जो है, पहले आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब दोबारा फिर आ रही है, लेकिन उससे पहले जब आई थी 24 साल कबल पहले जो ये टीम आई थी, तो उस वक्त आप कहाँ थे? आपका कोई एक्सपीरियंस जो है अच्छा सा जो मोमेंट्स है थोड़ा सा बात साथ शेयर कीजिएगा। जब मुझे याद है कि जब मैं नई क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मैं एज ए बॉल बॉय था। जब भी कज़ाफ़ी में मैचेस होते थे तो मैं एज ए बॉल बॉय था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मार्कवा, स्टीवा, माइकल बेवन और मार्क टेलर और मैग्रा, ये वो प्लेयर थे जिनको देखने के लिए लोग आते थे और मैं बॉल बॉय था। और जब मैग्रा वगैरह बाहर बॉलिंग करने आते थे तो हमेशा मेरी आदत होती, जो भी मैच होते थे तो मैं अपने ग्लव साथ लेके जाता था और मैं उनकी, जब वो वार्म अप करते थे तो उनकी कीपिंग करता था। तो मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि ना मैं अब दुनिया की सारी क्रिकेट खेल। ठीक है, थैंक यू सो मच अदनान, हमारे साथ मौजूद थे, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे थे, कुछ प्रेडिक्शंस भी थी इसमें। अभी तक मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी, अगर हम आज के मैच को देखें तो मुल्तान सुल्तान्स का जो पलड़ा है वो भारी है।
पेशावर ज़ल्मी को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही नीचे हैं पॉइंट्स टेबल पे। इनफैक्ट कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मे ये दो जो हैं ये इनको नीचे इतना नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी टीमें नहीं थी। तो मुल्तान सुल्तान तो बहरहाल मतलब उसके बारे में हमने पहले ही कहा है कि वो नंबर 1 पोजीशन पे बैठी हुई। अब 2-3 टीमें हैं जिनको अपने बारे में सोचना है कि अगर हमने रहना है टूर्नामेंट में तो किस तरीके से हमें कितने मैचेस जीतने हैं। कराची किंग्स की भी हम बात कर रहे हैं। कराची किंग्स बहुत ज़्यादा नीचे है और सारे मैचेस हारी हुई है। उसको भी अपने बारे में बाबर सुल्तान के हवाले से भी कुछ सोचना पड़ेगा। बाबर सुल्तान कौमी टीम के क्रिकेटर भी हैं, कप्तान भी हैं और तीनों फॉर्मेट में वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं जा रही। बिल्कुल। एक आध मैच में उन्होंने स्कोर किया लेकिन उनकी एवरेज बहुत अच्छी नहीं थी। रन रेट उनका बहुत नीचे था जिसके ऊपर कोई मैच नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल। आप ये देखो कि जो कोयटा ग्लैडिएटर है वो कितना नीचे था लेकिन जैसे ही एक प्लेयर उनका आता है बाहर से और वो आके परफॉर्म करता है, क्या ज़बरदस्त किस्म की धुआंधार बैटिंग उसने की थी और वो उसकी बदौलत उसकी रन रेट बेहतर हो जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी ज़रा हम शो में आगे बढ़ेंगे। हरमीत, ज़रा हम पीएसएल के रूट के हवाले से भी बात कर लें। अगर लाहौर के ट्रैफिक प्लान को देखें, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ट्रैफिक प्लान तरतीब तो दे दिया गया है बट अगर हम लास्ट 2-3 दिन से देखें जब से टीम्स लाहौर आई हैं रऊफ साहब, ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर रही है। सो अब की बार क्या रूट तरतीब दिया गया है अभी हम डिस्कस भी करेंगे बट मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें इनको भी देखना चाहिए बिकॉज एंटरटेनमेंट लोगों के लिए ही है लेकिन इसकी बेस पर जो बाकी के लोग हैं उनकी ज़िंदगियां और उनके मामूलात जो हैं वो डिस्टर्ब हरगिज़ नहीं होने चाहिए। हरमीत, एक क्विक कमेंट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है लेकिन ऐसे में जब भी क्रिकेट आती है तो हमारे चाहे रावलपिंडी में या कराची में या लाहौर में तो ये सिचुएशन तो रहती है कि बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि स्टेडियम जो है बिल्कुल शहरों में ही बने हुए हैं। अगर थोड़े से साइड पे होते तो बहुत अच्छा होता लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शहरों के अंदर ही और लाहौर का अगर हम देखें, लाहौर का स्टेडियम बिल्कुल वहाँ से आप मेन रास्ते ही गुजरते हैं तो वहाँ पे बड़े मसाइल का सामना होता है। लेकिन अगर ट्रैफिक प्लान जो है अगर तो रूट थोड़ा सा तब्दील कर दिया, उस पर काम किया जाए और ट्रैफिक के जो वार्डन है वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटी अगर वो निभाएं तो मेरे ख्याल में ये मसले जो है सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि लोग जो हैं कई सारे लोग एंटरटेन होते हैं क्रिकेट से लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ जो है वो रवा दवा होती है तो वो अगर स्टॉप होती है तो जाहिर बात है कई मसाइल का उनको सामना होता है। कल मेरी मेन मार्केट जाना था तो रात को मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मुझे ले जाओ वहाँ पे, तो मैंने कहा 15 दिन के लिए समझो हम नहीं जा रहे वहाँ पे। अच्छा। तो बहाना मुझे अच्छा मिल गया लेकिन मेरा मतलब है कि 15 दिन के लिए मैंने कहा मेन बुलेवार्ड से गुजर के जाना जो है वो बेसिकली कमाल ही मतलब मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम है। मैं भी जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी, परसों मुझे जाना पड़ गया गुलबर्ग और मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा कि पीएसएल के मैचेस हैं, टीम्स आ चुकी हैं, प्रैक्टिस वगैरह हो रही होगी। वो इतना थ्रू आउट जब आप ब्रिज क्रॉस करते हैं वो गुलबर्ग वाला और फिर वो कलमा चौक और वो सब जगहों से इतना मुश्किल था वहाँ से बाहर निकलना। खैर मैंने काम तो अपना कर लिया लेकिन फिर वापसी एम आलम रोड और वो तमाम जो जगह थी वो जैम पैक थी। सो ऑब्वियसली इसके लिए ट्रैफिक का प्लान तो होना चाहिए बट आज से मेरे ख्याल में आज तो बिल्कुल भी नहीं उस साइड पर जाना चाहिए अगर आपने मैच नहीं देखना तो बिकॉज फिर आपके लिए ख्वारी है और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में कजाफा स्टेडियम के आसपास जैसे लिबर्टी अगर हम देखें और दुबट्टा गली की वो सराउंडिंग्स देखें सो मेरे ख्याल में वो शॉप्स आज वैसे ही बंद होंगी। बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक तरफ हम ट्रैफिक की बात करें, सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा हरमीत अगर हम देख लें, सिक्योरिटी थ्रेट्स अनफॉर्चुनेटली थे क्योंकि हमारे मुल्क में जो शरपसंद अनासर हैं वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में इस तरह की एक्टिविटीज़ हों बट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का प्लान तरतीब दिया गया है। पंजाब पुलिस के 8000 के करीब जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होंगे और अल्लाह करे कि ये लेग जो है ये बड़े कामयाबी से मुकम्मल हो लाहौर में जो होना है। उसकी वजह यह है कि बाहर की जो टीमें आनी है वो बहुत डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर। बाहर से प्लेयर जो आए हुए हैं वो बड़े शौक से खेल रहे हैं। जेम्स विंस जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनका पिछले दिनों में इंटरव्यू पढ़ा था एक जगह और उन्होंने कहा कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान में आके इस कदर उनको पजीराई मिलेगी, इस कदर लोग खुले दिल के साथ उनको वेलकम करेंगे और वो कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम
कि अगर खिलाड़ियों से पूछा जाता जिस वक्त दौरा इंग्लैंड ने मंसूख किया था तो वो ज़रूर इस बारे में कहते कि हमें पाकिस्तान आके खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि हमें बड़ी खुशी होती है। जेम्स विंस का ये कॉल जो है ये बड़ा मतलब इसको, और वो कहते हैं कि जब भी उनसे इंग्लैंड के बाकी प्लेयर पूछते हैं तो वो अपना फीडबैक यही देते हैं कि पाकिस्तान जाके ज़रूर खेलना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक हो गया और ये बड़ी अच्छी बात है। अभी हम शो में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है। हरमीत, हम अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में एक तो हम टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ये भी हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी सरपरस्ती की जाए जिन यंगस्टर्स में हमें टैलेंट नज़र आता है। इसके अलावा बहुत से हमारे मुल्क में हमारे विरसे हैं, कौमी विरसे हैं जहाँ पर हुकूमत तवज्जो नहीं देती और अगर दी जाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक कौमी विरसा अगर हम देखें चिन्योट की, क्योंकि फर्नीचर साजी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ के कारीगरों ने लकड़ी से बहुत ज़्यादा हुनरमंदी से एक सकाफती विरसा बनाया, उमर हयात महल, उमर हयात महल देखभाल नहीं की गई और इसके साथ साथ देखभाल ना होने के साथ साथ यहाँ पर कोई है ही नहीं जो उसको लुक आफ्टर कर सके। हमारे पास पहले एक रिपोर्ट है सर, पहले चल के ज़रा वो रिपोर्ट शेयर कर लेते हैं, फिर अपने तासुरात भी शेयर करेंगे। रिपोर्ट देखते हैं। उमर हयात महल हमारे चिन्योट की शान और पहचान है। ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग मैंने कभी कहीं नहीं देखी, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से काफ़ी सूरत हाल ख़राब है इसकी, और जो कि देख के दुख। बहुत खूबसूरत अगर हम देखें तो किस तरह से यहाँ के जो चिन्योट के कारीगर हैं उन्होंने लकड़ी से तमाम काविंग और ये तमाम चीज़ें की हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस पर कोई हुकूमत जो है, मुतल्लिका इंतज़ामिया जो है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और हमने ये रिपोर्ट पहले भी हरमीत 2 बार शेयर की है, 1 साल पहले भी की थी, उसके दौरान भी हमने कुछ अर्सा पहले ये शेयर की और हमारा मकसद यही होता है कि इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएँ ताकि हुकूमत इस पर तवज्जो दे, वहाँ की मुतल्लिका इंतज़ामिया तवज्जो दे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ किया नहीं गया। और अगर किया जाए तो ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये जो चीज़ें हैं वो एक बड़ा अच्छा स्पॉट भी बन सकती हैं, प्लस हम इनसे रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं। जी, चिन्योट का बना हुआ फर्नीचर जैसे रोमा ने पहले भी कहा, हमने उसके बारे में रिपोर्ट्स भी दिखाई हुई हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं रोमा तुम्हें बताऊं कि मैं काफ़ी अर्सा पहले एक बार स्विट्ज़रलैंड में था और वहाँ पे एक घर में मुझे किसी ने इनवाइट किया, एक गोरे का वो घर था। तो मैं जब गया ना तो उनके कमरों में उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम वगैरह में दिखाया, तो जो फर्नीचर पड़ा हुआ था वो चिन्योट का था। सही। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उन्होंने कहा असल में एक पाकिस्तानी यहाँ पे आए थे और वो अपने साथ चिन्योट का फर्नीचर लेके आए थे, और जब वो जाने लगे तो मैंने उनको कहा कि तुम क्या करोगे इसका, तो मुझे बेच जाओ, और बड़े महंगे दामों उन्होंने वो ख़रीदा। स्पेशल काविंग, बड़ी खूबसूरत उसकी बनावट। तो हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ भी जितना फर्नीचर बनता है। जी हरमीत, कुछ कहने लगे आप? साहब दुरुस्त फरमाएं आप कि अगर हम देखें तो कारीगरी जो है, फिर चिन्योट का जो फर्नीचर है पूरी दुनिया भर में तो मशहूर है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम देखें हमारे काफ़ी सारे शहरों में, काफ़ी सारी गाँव में ऐसे ऐसे आर्ट के नमूने जो हैं और लोग ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं और ऐसे ऐसे कारीगर हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम कोशिश करते हैं मीडिया पर दिखाने के लिए, इसलिए दिखाते हैं कि इंतज़ामिया जो है इस चीज़ों पर फोकस करे, और क्योंकि यही जो चीज़ है जिससे आप पूरी दुनिया से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और अपनी चीज़ उससे फ़ायदा आप उठाएंगे, और पूरी दुनिया जो है यही चीज अगर जाती है तो भाई जाहिर बात है कि मुल्क का नाम, वो टैग जो है मुल्क का ही लगता है। तो बहुत अच्छी चीज, एक अच्छा मैसेज भी इसके साथ चला जाता है। जिस तरह आपने स्विट्जरलैंड की मिसाल दी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें भी मिली है कि लोग जब हमें कहते थे बाहर कि ये हमने पाकिस्तान से मंगवाई है तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इंतजामिया है उनको जगाना पड़ता है, बारहा जगाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो जाग जाते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उनको जगाना। बिल्कुल ठीक हो गया। और हम दोबारा से यहाँ पर मुतल्लिका इंतजामिया और हुकूमत से ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के जितने भी विरसे हैं, कौमी विरसे, सकाफती विरसे, उनको अपनी तहवील में लें और उनको प्रॉपर तौर पर लुक आफ्टर किया जाए। अभी हम एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। आ रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूज़ अगर हम देखें तो टर्किश ड्रामास जो हैं जिनको कुछ अरसे से पाकिस्तान में चलाया गया, डबिंग के साथ चलाया गया, सो पाकिस्तान में इनको बहुत अच्छी ऑडियंस भी मिली, पजीराई भी मिली और पाकिस्तानी अवाम
ऐसे ड्रामास को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो इसी की बेस पर एक चैनल ने स्टार्ट किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर पीटीवी ने पूरा अर्तुगरुल गाजी सीजन स्टार्ट कर दिया और दिखाना शुरू कर दिया। बट सिर्फ यही नहीं, बिकॉज यहाँ पर ड्रामास को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली। सो अब जो टर्किश ड्रामास के बाद टर्किश मूवीज़ भी बहुत जल्द पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है। पहली मूवी जो आ रही है इसका नाम आयला है, जो कि 11 फरवरी को ऑल ओवर पाकिस्तान इसको रिलीज किया जाए, रिलीज तो नहीं मतलब लगाया जाएगा कल, यानी कि कल का दिन है। हाँ, एग्जैक्टली कल का दिन है, एक दिन में है। मतलब ये है कि हमने जैसे पहले कहा कि एक बहुत बड़ी मार्केट है जो क्रिएट की हुई है टर्किश ड्रामाज ने। अर्तुगरुल की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, कितना कामयाब हो गया। उससे पहले फातिमा गुल थी, मेरा सुल्तान थी, जो सीरीज इश्क़े ममनू, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, जो मैंने जहाँ से फॉलो करना शुरू किया था वो इश्क़े ममनू ड्रामा था, और उसमें एक कैरेक्टर थी भीतर, और वहां से वो मैंने ड्रामास देखना स्टार्ट किए। फिर मेरा सुल्तान आया, फिर अर्तुगरुल गाजी, और भी बहुत सारे हैं। और अच्छा, मैंने फातिमा गुल से देखना शुरू किया था, ठीक है, और बड़ी कामयाब सीरीज थी वो भी, और बड़ी शानदार तरीके पे यहाँ पे मतलब वो आया। अब अर्तुगरुल जो है उसके तो मेरे ख्याल में 400-450 किस्सें मैंने भी देखी होंगी। हाँ, बहुत ही जबरदस्त किस्म बहुत का। ज्यादा। और ये तो हमने उन ड्रामास का जिक्र किया जो कि बहुत ज्यादा फेमस और इनको बहुत ज्यादा अच्छी ऑडियंस मिली, पज़िराई मिली। इसके अलावा भी बहुत सारे और ड्रामास हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर पाकिस्तानी नशर होते रहे हैं। अभी हम शो में बात करेंगे टर्किश मूवीज को लेकर। इस वक्त सर शो में हमारे साथ शो में मौजूद हैं चेयरमैन दी डिस्ट्रीब्यूशन क्लब शेख अमजद रशीद। ठीक है, अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइए कि ये जो फिल्म आप आयला लेके आ रहे हैं, जो कल शायद रिलीज हो रही है, तो एक तो कितना ज़्यादा फ़र्क है इसका और टर्किश ड्रामास का? क्या उसी का तसलसल है? इसका प्लॉट वगैरह, कहानी किस तरह की होगी, और कितना ज़्यादा आपको उम्मीद है कि पब्लिक हमारी ज़ौक़ व शौक़ से इसको देखेगी? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लब पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अदारा है जी, और हमने 400 फिल्में रिलीज की हैं। और मैं इसके अलावा चेयरमैन भी हूँ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। ठीक है, 2 साल पहले भी था और अभी तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि सिनेमा इंडस्ट्रीज को, इंडियन चूंकि फिल्में बंद हो गई हैं, तो उसको किसी न किसी तरीके से ऑडियंस को वापस अट्रैक्ट किया जाए, और उसकी जो कंटेंट्स हैं वो सिनेमा बनने फिर बंद हो गए हैं, या तो उसको रिवाइव करना है। तो इस स्पिरिट के साथ हमने 2 इक़दाम किए। एक तो टर्किश बड़ा ब्रदर कंट्रीज है, बड़ी इज्जत है, बड़ी मोहब्बत है, प्यार है आपस में, तो हमने टर्किश की मूवीज को उठाना शुरू किया है। ये पहली मूवी जो है ये बड़ी क्लासिक मूवी है वहाँ की, और बड़ी ऐसी मूवी है जो कि आखिर में लोग जब भी निकलते हैं रोते हुए निकलते हैं। कोई बच्ची की कहानी एक छोटी सी, अच्छा, और एक सोल्जर के साथ है, और वो सोल्जर उस बच्ची को बचाता है जंग में, और फिर उसकी हिफाजत करता है। वो कैसे करता है, और एंड में जब सेपरेशन होती है तो कैसे होता है। तो हमने ये हर कारोबार में, और हमारे कारोबार में रिस्क एलिमेंट जरूर होता है, तो हमने ये लिया है कि बजाय हम एक कमर्शियल मूवी लेके आए, हम एक क्लासिक ऐसी लेके आते हैं। मुझे पता है कि शुरू में ऑडियंस को शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन जब वो जो होता है ना, जिसको कहते हैं हम माउथ प्रोपेगेंडा, जब वो लोग एक दूसरे को देख के करेंगे ना। अभी इसमें भी एक रिसेंट तजर्बा हुआ है, हरमीत सिंह साहब को भी मैं बताऊं कि अभी हमने चल मेरे पुत पंजाबी फिल्म रिलीज की, और वो 7वें वीक में है, पंजाबी फिल्म 7वें वीक में, और वो इतनी अच्छी गई है। तो ये तजर्बे होते हैं और तजर्बे हमें करने चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपने बात की है, तजर्बे होते हैं और तजर्बे करने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। जिस तरह से अमजद साहब कह रहे हैं कि आयला एक बच्ची की कहानी है और इसको मैदान जंग में एक टर्किश फौजी मिलता है। जरा पहले चलकर इसका ट्रेलर देखते हैं। ट्रेलर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्लस मुझे लगता है थोड़ी सी इमोशनल साइड भी है इस मूवी की। लेकिन कितनी जबरदस्त प्रोडक्शन है, किसी भी हॉलीवुड मूवी के साथ इसका मुकाबला किया जा सकता है। आप ये देखें कि बड़ा स्केल है, वॉर है, प्लेन्स इस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, और जो कैमरा मूवमेंट्स हैं, हर चीज़ देखने वाली है, मतलब देखने से ताल्लुक़ रखती है। मेरा सब ये फरमाइए कि जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत ही मुतासिर कुन है, और कहानी भी जिस तरह से आप बता रहे हैं बड़ी मुतासिर कुन है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे लोग आएंगे, जोक दर जोक आएंगे फिल्म देखने के लिए? ये देखें, आपने इस फिल्म का जो सबसे
एस्पेक्ट है वो ह्यूमन एस्पेक्ट है। ठीक कि है। फौज का काम है लड़ना, उसका काम है दुश्मन को ये कर दोनों तरफ से, लेकिन वो एक बच्ची उस जिस इलाके में जाता है वहां पे उसके बच्ची उसको मिल जाती है और वो इमोशनली बीइंग ए फादर उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये एक बड़ा डेलिकेट पोर्शन है कि भाई बंदा जंग में भी हो, चाहे किस किस्म का भी नेचर हो, लेकिन उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट हमेशा होता है और ये उसको करता है। अब मैं आई एम नॉट वेरी श्योर कि पहली फिल्म में कोई इतनी ऑडियंस आएगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस वक्त ये फिल्म लग गई तो उसको जब लोग देखना शुरू कर देंगे तो उसको दोबारा भी लगेगी, फिर तीसरी दफा भी लगेगी, क्योंकि ये जो जिस लोगों ने हमें सर साथ ही रहिएगा अमजद मैं साहब। खुद मिलके आया था प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, उनको बड़े अवार्ड मिले हैं। अच्छा। इनको प्रेसिडेंट टर्की ने बहुत अवार्ड दिए थे। मैंने उनकी साथ उनकी टीम की तस्वीरें भी देखी थी मैं जब गया था इस्तांबुल। तो मकसद ये है कि ये एक हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो एक वक्त था जब पीटीवी उरूज पर था और उसके ड्रामे पूरे दुनिया में मशहूर थे, लेकिन उसके बाद जो है पीटीवी लोगों ने देखना छोड़ दिया, प्राइवेट चैनल्स भी आए बहुत सारे, और लेकिन हमने देखा कि तुर्की का जो ड्रामा अर्तुगरुल आया उसके बाद एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप जो है उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। अब आप कैसे देखते हैं सिनेमा घरों को? अगर हम देखें तो वीरान हो चुके हैं, एक अच्छी स्क्रीन मिलना बड़ा मुश्किल हो गई है, तो ऐसे में ये फिल्म जब आएगी तो कितनी उम्मीदें आपको वाबस्ता है इससे सर? देखें, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट हो गया कि सिनेमा वीरान हो गए। अभी जो इंग्लिश फिल्में आई थी, अभी 2-3 बड़ी फिल्में 30-35 करोड़ रुपए का बिजनेस किया उसने पाकिस्तान जैसी मार्केट में। तो हमारी ये जो मैं कह रहा था कि एक पंजाबी फिल्म जो कि सिर्फ पंजाब में लगी, कराची में दिन में नहीं लगी, उसने 5 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो लोग तो आने को तैयार हैं। सिनेमा की जो ऑडियंस है वो नहीं करती, सिर्फ उनको प्रोडक्ट ला के देने की जरूरत है और सिनेमा बंद हो जाते हैं जी, फिल्म भी कोई नहीं, कंटेंट भी कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी फिल्में कम बन रही है, हम भी 2-3 बना रहे हैं, लेकिन वो जो पहले बन रही थी उस हिसाब से नहीं बन रही। बिल्कुल। तो ये एक मिशन है जी, आप समझे। मुझे कोई कमर्शियली इसमें, और मैं ये भी जरूर एक्नॉलेज करूं कि जिस बंदे ने मुझे ये मूवी दी है उम्मीदें बहरहाल बहुत वाबस्ता हैं इस टर्किश मूवी से। बहुत शुक्रिया शेख अमजद रशीद साहब शो में मौजूद है। बिल्कुल ठीक बात, जिस तरह से पाकिस्तान में सिनेमास में थोड़ा सा रुझान लोगों का जाने का कम हो गया, सिनेमास थोड़े से वीरान हो गए, सो उनकी बहाली के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जिस तरह से काम अमजद साहब फरमा रहे थे, तजर्बात करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। एनीवेज, अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम दालों की बात करें तो देखने में तो बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगती हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होती हैं, बट ऐसे में ही मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ दालों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी दाल कौन सी है। सो ये भी एक इशू होता है। बट ओवरऑल अगर हम इनके बेनिफिट्स को देखें तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, हाई प्रोटीन डाइट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में बहुत से लोग अभी जो हमें देख भी रहे होंगे उनको इस बात का इल्म नहीं होगा कि दालों का भी आलमी दिन होता है और आज दालों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। वी हैव अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन दिस। पहले चलकर वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर डिस्कशन भी करेंगे, इसकी अफादियत के बारे में भी जानेंगे। सो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की सर, सुबह सुबह इतनी खूबसूरत और मजेदार किस्म की ये रिपोर्ट देख के और दालें देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी दाल तैयार हो गई और खाने का दिल कर रहा है वैसे रोम। चलें लेट्स सी, ब्रंच कर लेते हैं ना। और खास तौर पे दाल के अंदर जो आखिरी इन्होंने विजुअल दिखाए थे वो चने के थे, तो वो जो नान चने हैं ना, वो खाने का तो अपना ही मजा है, उसका भी कोई जिक्र ही जितना किया अच्छा, जाए ये कम जो है। अफादियत की अभी हम बात कर रहे हैं ना, हम पाकिस्तानी दालों को भी ऐसे बनाते हैं, इतने तड़के लगा के, घी डाल के, और उसके साथ साथ उनको इतना स्पाइसी कर लेते हैं कि मेरे ख्याल में आधी अफादियत तो वहाँ पे माइनस हो जाती है। बट खैर, न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया महमूद हमें शो में इस वक्त ज्वाइन करिए। जवेरिया, थैंक यू सो मच। जवेरिया, ओवरऑल जरा अफादियत बता दें, फिर हम देखते हैं कि हमने आगे क्या बात करनी है, किस फॉर्म में खानी है, किस में नहीं खानी। बिल्कुल, जैसे कि आज पूरी दुनिया में पल्सेस वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जा रहा है, यानी दालों का आलमी दिन।
तो ये दालों से पल्सेस से मुराद लेंटिन्स होते हैं। लेंटिन्स मीन टू से दैट जिसमें हमारे पास मूंग, मसूर, उसके अलावा जो किडनी बीन्स हैं या इस तरह की जो भी हमारे पास है जो पूरा, और ये प्लांट सोर्स है, मतलब ये प्रोटीन की बेस्ट प्लांट सोर्स है जो आपको लोग कोलेस्ट्रोलिमिक है या वो लोग जिनको दिल के अमराज है या उसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म की जो बीमारी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप दिन में 15 से 20 15 to 20 डेज 15 से 20 दिन आप माह में अगर दालों का इस्तेमाल करते हैं तो वो ना सिर्फ आपकी बॉडी में खून की जो सतह है उसको बेहतर करता है, उसको टोटली डिटॉक्स करता है, बल्कि साथ ही साथ आपको बहुत से बीमारियों से भी बचाती है। जी अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा 15 से 20 दिन खाई जाए, जी, तो ये ना हो कि हमारे देखने वाले जो हैं वो कोई इंतजामिया हो वो महंगी कर दें और ज़्यादा, पहले दालें बड़ी महंगी हो। एक्चुअली देखें कि जब भी एक हेल्दी न्यूट्रिशनल हैबिट्स या लाइफस्टाइल हैबिट्स होते हैं उसको हम डेवलप करते हैं इस माशरे में, और वो हम जैसे लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज आ जिम्मेदार शहरी, कि उनको बताया जाए कि सब्ज़ी और दालों का इस्तेमाल आपकी खुराक में आपको बहुत ही ताकतवर और तवाना रखता है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका दिल है, जिगर है, आपका डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी तकवीयत देता है। ठीक है। आजकल प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी मतलब एक ही चीज़ का बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स में लेके आ सकता है। लाइक टू से दैट ये नहीं कह सकते कि आप कोई इंसान कहता है कि मुझे मूंग या मसूर की दाल पसंद है, मैं डेली यही खाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो देखिए उसमें भी स्पेसिफिक एंजाइम्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिसकी ज्यादती आपकी बॉडी में अच्छी नहीं है। तो जैसे कि हम ये आलमी दिन मना रहे हैं इसका दालों का, तो यहाँ पे इसकी अफादियत के बारे में जिक्र करना, इसका पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि दालें प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ पानी जब होता है तो वो पीएच रेगुलेट करता है बॉडी में, और फिर वो इट्स कन्वर्ट्स इनटू द। अच्छा, वैसे जवेरिया अगर हम देखें तो ज्यादातर दालें जो हैं कुछ लोग बड़े रेगुलरली खाते हैं, बहुत ज्यादा खुराक में अगर बात करूं रेड बीन की, जैसे हिंदुस्तान में राजमा कहा जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है और कश्मीर के साथ साथ केपीके में बहुत खाया जाता है, लेकिन रेगुलर खाना जो है वो कितना खतरनाक है, कितना फायदेमंद है, थोड़ा सा ये भी क्लियर, क्योंकि वहां पे तो भैया रेडी के सामने भी खड़े हो जाओ तो भैया लोभी खाना है आपने, या कश्मीर चले जाओ तो वहां पे भी सूरत हाल है। जी देखिए कि आपने देखा होगा कि मौसम सरमा में भी हमें कुछ जो लोकली जनरल फूड्स में हमें बीन्स मिलते हैं, जिसमें मीठे, नमकीन, पीनट्स और इस तरह की चीज़ें जिसको भी हम प्लांट फूड में लेते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे आपने राजमा या रेड बीन्स, किडनी बीन्स की बात की, इसका लोकली जनरली जो है वो हमारी जो कश्मीरी कम्युनिटी है, केपीके की कम्युनिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ और पसंद किया जाता है। पर वही बात कि मेथड ऑफ कुकिंग और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आइदर कि आपने इसको काले नमक में सिंपली जैसे भून के लेते हैं उस तरह से लिया, या फिर आपने इसको प्रॉपर ग्रेवी करी में लिया है। इसका जो नॉर्मल रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है, इट्स लाइक टू से दैट के 1 कप पर डे पर 4 डेज अ वीक, मतलब आप हफ्ते के 4 दिन ले सकते हैं। फिर आप उसको 7 डेज कंटिन्यू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में इवन प्लांट प्रोटीन है उसकी रेशो भी अगर बढ़ती है या उसकी ज्यादती होती है तो वो आपके मतलब आप ये देखिए कि इंसान जब भी बैलेंस्ड मतवाजन ग़िज़ा नहीं लेता या उससे आउट जाता है तो वो उसमें प्रॉब्लम, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसमें सांस का बढ़ना, दिल की तकलीफ और डिफरेंट अमराज, और इवन जो हमारा किडनी एज अ फिल्ट्रेशन प्लांट है, किडनी से टोटली वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता। तो कोशिश करें कि चाहे आप एनिमल प्रोटीन लें या जैसे प्लांट प्रोटीन लें, उसको आप बॉडी में न्यूट्रलाइज करें, उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, कंजप्शन और उसकी जो प्रॉपर उसका मैकेनिज्म है उसको होने के लिए। दालों की अफादियत बेनिफिट्स पर बात हो रही है, बहुत से फायदे हैं, और जिस तरह से इनको कहा जाता है कि ये गरीब के लिए गोश्त का दर्जा कहने रखते हैं, पर आजकल तो दालें भी इतनी एक्सपेंसिव है कि वो गोश्त बिल्कुल ही आपको एक्सपेंसिव बिल्कुल है, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, जिस तरह से हमारे यहाँ पर दालें बनती हैं, ये मिर्च मसाले, ढेर सारा घी और तेल डाल के तड़के लगाना और इस तरह से, तो उसमें मेरे ख्याल में उनकी अफादियत थोड़ी सी कम हो जाती है। किस फॉर्म में दाल खाएं जो सबसे ज्यादा फायदा? देखिए नॉर्मली मेरे ख्याल से जो सब कॉन्टिनेंट है, बरे सगीर है, पाकिस्तान, इंडिया और इसके हमारे आसपास जो भी एरियाज हैं, हम लोग स्पाइसेस में, दालों में रिच हैं। पर इसका मेथडोलॉजी नंबर 1 है कि आपने इसको भिगो के रख देना है, ताकि वो जो हाफ कुक आप पानी में उसको बॉइलिंग में पकाते हैं, वो कुछ जो नरम सॉफ्ट होती है वो पहले पानी में हो जाती है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपने इसमें सोडियम कंट्रोल ज़रूर रखना है, क्योंकि ऑलरेडी उसको प्रिजर्व और मतलब उसको प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स में उसको किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पहले भिगो के रखें, फिर उसको कुछ पानी में कुकअप करें, फिर ओवर कुक ना करें क्योंकि उससे उसका न्यूट्रिएंट लॉस होता है। यानी कि ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना और एक अच्छी फॉर्म में इसको यूज करें। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में दालों के सूप्स की तरफ
जाना चाहिए, आपके वजन में कमी का बायस बहुत ज्यादा बनता है। एनीवेज अभी हमें शो में आगे बढ़ना है और दांतों की हिफाजत पर बात करनी है। दांतों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए एक अच्छे टूथपेस्ट का इंतखाब आप सबने करना है। अच्छा टूथपेस्ट कोलगेट स्पार्कल, इसका इस्तेमाल करें बिकॉज अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, इसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है लौंग, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर। फ्लोराइड को देखें तो ये दांतों को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है, कैविटीज़ नहीं लगती और कीड़ा नहीं लगने देता। इसके साथ साथ अगर हम लौंग को देखें, लौंग आपके दांतों को मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ से बचाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दांतों में उनके ठंडा गर्म लगता है, सो इस इशू को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पर कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करें। प्लस ये आपकी सांस को बहुत ज़्यादा महकता रखता है और पर्ल पाउडर ये आपके दांतों को बहुत ज़्यादा सफ़ेदी देता है। तो आपके जो तमाम इश्यूज हैं वो इन्हीं से ही एड्रेस हो जाते हैं अगर आप कोलगेट स्पार्कल को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें। और ऑब्वियसली अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं सो कोलगेट स्पार्कल को दिन में 2 मरतबा एक अच्छी क्वालिटी के टूथ ब्रश के साथ इस्तेमाल करना है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो भी करूंगी, बट सर पहले आपका कमेंट जान लूं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑब्वियसली लोगों को के लिए इस हवाले से है कि वो कीमती इनामात भी जीत सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे हवाले से ये है कि कोलगेट स्पार्कल आप हर सूरत में दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। एक तो रात को सोने से पहले आपने हर सूरत में कोलगेट स्पार्कल से अपने दांत साफ करने हैं। Yes. आखिरी एक्टिविटी आपकी रात की ये होनी चाहिए कि आप कोलगेट स्पार्कल से अपने दांत साफ करें। चाहे आप खाना खाने के बाद आपका कोई जी चाहे, ये ना हो कि आप कोलगेट स्पार्कल से अपने दांत साफ कर लें फिर कुछ और खा लें, तो ये नहीं होना चाहिए। रात को आप करें, ये आपके दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखेगा, हर तरह की बीमारी से महफूज रखेगा। और सुबह फिर नाश्ते के बाद आपने नाश्ते के बाद हर सूरत में अपने दांतों को साफ करना है। बिल्कुल ये ठीक 2 हो टाइम गया। जो हैं ये ज़रूरी हैं आपके लिए। जी हरमीत। रऊफ साहब, दालों की बात चल रही है तो वैसे भी रात को मजे मजे के खाने बनते, कोशिश सबकी यही होती है। और वैसे अगर आप तड़का लगा लें बेहतरीन किस्म का, उसमें देसी घी छिड़क दें और लेमन छिड़क दें तो भैया मजा ही कुछ और होता है। फिर दिल करता है भैया नहीं, हमने नहीं खाना, ब्रश नहीं करना है, स्वाद चला जाएगा। वही बात करूंगा, लेकिन उनसे मेरी गुजारिश होगी कि भैया आप ब्रश करें रात को लाजमी सोने से कबल, क्योंकि बहुत सारी जर्म जरासीम जो है हमला कर सकते हैं आपके दांतों को और दांतों में कीड़ा लगने का खदशा भी होता है। तो भाई कोशिश कीजिएगा सोने से कबल जो है टूथब्रश जो है ऐसा खासकर कोलगेट स्पार्कल में जो अफादियत है, जो खसूसियात हैं वो आपके लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। तो भैया ब्रश लाजमी कीजिएगा सोने से और कोलगेट स्पार्कल के साथ। बिल्कुल सिर्फ यही नहीं, कोलगेट स्पार्कल आप सबके लिए ला रहा है कीमती इनामात जीतने का मौका। बहुत आसान चीज, आपने क्या करना है, अपनी किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर हमें व्हाट्सएप करनी है विद कोलगेट स्पार्कल। नंबर्स आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं 03069319 03069319 ये हमारा नंबर है। कल हम कुरंदाजी भी करेंगे बिकॉज कल फ्राइडे है और आप लोगों के पास वक्त कम है, मुकाबला ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सख्त है। सो हमें कोलगेट स्पार्कल के साथ पिक्चर भेजें, हम वो पिक्चर आपकी अपने शो में भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम अनाउंसमेंट भी करेंगे। सो व्यूअर्स, ऐसे हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू सो मच जवेरी, आपने इतनी खूबसूरत बातें की, दालों की अफादियत। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग फॉर द ऑल टीम ऑफ पब्लिक टीवी। वेलकम। अच्छा व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।